बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप जेईई मेंस की तैयारी आप लोग की इस एलन के उड़ान सीरीज में काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हेलो एल्केन्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हेलो एल्केन्स को यहाँ पार्ट 1 है, तो इसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 6 पार्ट में हेलो एल्केन्स से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनटीए ने यहाँ पर इस चैप्टर के लिए जेईई मेंस के लिए क्या सिलेबस रखा हुआ है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग ये भी बात करेंगे नेचर ऑफ सीएक्स, यानी कि हेलो एल्केन्स में कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है उसके नेचर के भी बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम क्या है इसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, कैसे सवाल पूछे गए हैं इसके अंदर, वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यूजेस, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स एंड डीडीटी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। इनसे भी रिलेटेड जो है सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्या परसेंटेज रहा है कि हम हेलो एल्केन्स के अंदर किन किन टॉपिक्स का या किन किन सब टॉपिक्स का यहाँ पर कितना परसेंटेज रहा है, उन सबको यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, हमारा सब टॉपिक रहने वाला है, जिसके अंदर इसका वेटेज परसेंटेज रहा है 5.2%। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 5.2 सेम। सब्स्टिट्यूशन का वेटेज देख सकते हैं 29% है। सब्स्टिट्यूशन का कितना परसेंट देखा हम यहाँ पर? 29%। ठीक है, एलिमिनेशन भी इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन का भी यहाँ पर हमें जरूरत होता है, तो यहाँ पर इसका भी वेटेज यहाँ पे 9.3% है हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन हमारा 7.3% है, 7.2%। ठीक है, टेस्ट, यहाँ पे हम टेस्ट भी पढ़ते हैं, टेस्ट विद सिल्वर नाइट्रेट हमारा, ठीक है, 7.2%। कुछ अदर्स रिएक्शन जैसे PCl3, PCl5, SOCl2, अदर सेशन के अंदर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हमारी हो गई, ठीक है ना, वो सब की रिएक्शन जो है यहाँ पर उनका वेटेज जो है 10.4% रहा है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड जैसा कि मैंने बोला था, इसका भी वेटेज 5.2% है। मिसलेनियस रिएक्शन, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो मिक्स कंसेप्ट की होती हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंगल कंसेप्ट पर बेस्ड जो रिएक्शंस होती हैं वो काफी कम होती हैं, लेकिन अगर 2-3 कंसेप्ट को मिला दिया जाए तो एक बहुत खूबसूरत सा सवाल यहाँ पे बन जाता है। तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर जो वेटेज रहा है इसका 5.2% रहा है, और सबसे ज्यादा जो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हेलो एल्केन्स के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें उसकी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, इन सब का यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं, जिसका वेटेज 32.29% रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हेलो एल्केन्स को हम यहाँ पर इन 10 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए हैं, और इन्हीं को हम जो है 6 पार्ट में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 10 सब टॉपिक्स हो गए। पार्ट 1 में हम देखेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में हमारा सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है। पार्ट 2 में अकेला केवल क्या रहने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन, और सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट विद एजिनो3 भी हमारा पार्ट 3 में रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ अदर रिएक्शंस की, PCl3, PCl5, SOCl2, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स एंड मिसलेनियस रिएक्शंस, इनका जो है इनको हम पार्ट 4 में कवर करने वाले हैं, और अकेला पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन्स के पहले सवाल को हम लोग देखते हैं, जो कि पहला सब टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी से सवाल पूछा गया सवाल है, 2011 का आया हुआ हमारा ये सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, चलिए जरा समझते हैं यहाँ पे। कंसीडर थायोल एनायन एंड एल्कोक्सी एनायन, ठीक है, हमें थायोल एनायन दिया हुआ है, एल्कोक्सी एनायन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, तो बताना ये है कि कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है। ओके, हमसे पूछा गया है यहाँ पे RS- इज लेस बेसिक एंड लेस न्यूक्लियोफाइल देन RO-। तो सवाल पढ़ करके हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का सवाल है ये। अब ये कह रहा है कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। तो चलिए हम लोग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे RO- और RS- की, ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेबिलिटी की, हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे बेसिसिटी को, ठीक है ना। RO- और RS- बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिसिटी की हम लोग बात करते हैं, तो बेसिसिटी होता है वो एनायन के क्या होता है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सल्फर पर है, सल्फर का बड़ा साइज है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्पर्सन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एनायन वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
ये एनायन मेरा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये हम एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लिए। और भी मैंने बोला कि बेसिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। तो अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर यहां पे निकालूं, अगर बेसिसिटी का ऑर्डर निकालूं, ये स्टेबल एनायन है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। और RO माइनस मेरा क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर स्टेबल एनायन है तो इसकी बेसिसिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो RO माइनस क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, RS माइनस से। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखें कि RO माइनस की बेसिसिटी जो है हमारी RS माइनस से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देख लेते हैं यहां पे। तो अगर बात करें यहां पर, यानी कि RS माइनस मेरा लेस बेसिक होगा, RS माइनस लेस बेसिक, RS माइनस लेस बेसिक, RS माइनस इज मोर बेसिक एंड मोर बेसिक, तो हमारी ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की, बात करते हैं यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो अगर हमें यहां पे ध्यान से देखें कि हमें यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहां बेसिकली एनायन है, जब हमें एनायंस दिया हुआ है और यहां पर में कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, तो यहां पर जो है बाय डिफॉल्ट हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमें कुछ भी सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट वाटर क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं यहां पे। तो ये RO माइनस हो गया, ये RS माइनस हो गया। ठीक है, दोनों हमारे सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पीपीएस में हम लोग बात करेंगे यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की हम लोग बात करते हैं तो जितना छोटा साइज होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा मेरा यहाँ पर। इसका अगर सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो RO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और RS माइनस मेरा क्या हो जाएगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो RS माइनस जो है मेरा लेस बेसिक रहने वाला है बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन RO माइनस रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी कंसेप्चुअल था हमारा ये सवाल। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का सवाल जो होता है वो कंसेप्चुअल ही होता है हमारे पास, हमें सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज, 2019 में आवा सवाल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है एनायंस दिए हुए हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया हुआ है एक हमें यहाँ पर। ठीक है, तो बताना ये है कि हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहां पर क्या रहने वाला है, तो क्या अप्रोच रहने वाला है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, जो मेरे एनायंस है ना, उन एनायंस में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर लेते हैं। काफी आसान होता है कंपेयर करना। ठीक है ना। हमें यहां पर ये एसीटेट आयन दिया हुआ है और हमें यहां पर CH3 S डबल बॉन्ड O, यहां पे O माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें OH माइनस आयन दिया हुआ है। अगर हम देखें कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरा हर जगह O एटम पर है, क्या है हमारे यहां पर, O एटम पर है। तो जैसे ही हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं ना, तो हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो बेसिकली हमारे पास पूरा ऑर्गेनिक हमें याद रहता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पे गए तो हमारा माइंड वहीं पे क्लिक करना चाहिए और उसके सारे पॉसिबल जो यहाँ पे कंसेप्ट हैं हमारे माइंड में वहां पे क्लिक करने चाहिए उस टाइम पर। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एनायंस के जो एनायंस है यहाँ पर वो क्या है, सब पर O पर चार्ज है। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि ये नेगेटिव चार्ज मेरा रेजोनेंस कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज मेरा यहां पर दोनों ही जगह में रेजोनेंस कर सकता है, यहां भी और यहां भी। ठीक है, यहां पे केवल एक, यहां पे केवल एक जगह रेजोनेंस है, तो इसका RS कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा नंबर ऑफ RS। इसका RS कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और यहां पर कोई भी RS नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर ये एनायन जो है मेरा ज्यादा अवेलेबल है, क्या है, ज्यादा अवेलेबल है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर ज्यादा अवेलेबल है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज को। ठीक है ना। तो अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो यहां जितना ज्यादा RS होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मेरा इन्वॉल्व रहेगा रेजोनेंस में, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर OH माइनस आयन यानी कि हमारा ये क्या है, ये D है और ये हमारा क्या है A, ये हमारा हो गया C। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं ACD में, अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो D की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा मेरा यहां पर A हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मेरा C हो जाएगा। ठीक है, तो DAC हमारा ऑर्डर रहने वाला है यहां पे। तो हम देख सकते हैं यहां पे DAC है यहां पे। ठीक है ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया मेरा यहां पे। ठीक है, और हम जानते हैं यहां पे अगर मैं एक बार कंपेयर करता हूं वाटर और OH माइनस आयन में, तो हम जानते हैं कि एनायंस क्या होते हैं मेरे, बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं देन देयर एसिड। जैसे वाटर है मेरे पास ये, और इसका एनायन क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन, ये तो इससे बेटर ही न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं D जो है ग्रेटर देन B रहने वाला है। ठीक है ना। तो D जो है ग्रेटर देन B रहने वाला है, तो D इन दोनों में टॉप पर है। तो D टॉप पे किसमें है हमारा, केवल केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है मेरा D यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे D की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सबसे
ज्यादा है, यहां बी है, यहां बी है, यहां ए है। जिसने अगर केवल और केवल डी को समझ लिया कि ये डी का जो न्यूक्लियोफिलिटी मेरी क्या है, अगर ज्यादा है, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट हमारा उसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 दोनों तीनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे द करेक्ट पेयर ऑफ द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज आर। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर बेसिकली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है। ठीक है ना, हम जानते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो हम सॉल्व करें यहाँ पर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एजीसीएन और केसीएन, हमें पेयर्स दिए हुए हैं, कौन सा पेयर जो है मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तरह काम कर सकता है, हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं एजीसीएन के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है मेरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और केसीएन तो आयनिक कंपाउंड है पानी के अंदर हमारा, तो ये तो हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे C डोनर अवेलेबल है, यहाँ पे N अवेलेबल है, तो ये पेयर जो है मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं RCO माइनस RCOAG एंड RCOK पे, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं RCOK की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे तो एक ही डोनर सेट अवेलेबल है मेरे पास, यहां पे डोनर सेट तो एक ही अवेलेबल है, और एम्बिडेंट होने के लिए तो हमें 2 डोनर सेट होना चाहिए, बट एक टाइम पर वो क्या करेगा, एक ही सेटर जो है हमारा क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर पाएगा अपना। यहां पे तो एक ही सेट अवेलेबल है, तो ये तो हमारा यहां पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल काम ही नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं AgI तो यहां पे तो केवल I माइनस ही है, ये भी मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जो बन ही नहीं पाएगा उसके पेयर की तो वहां बात ही नहीं करनी है वहां पे फिर। ठीक है, अब AgNO2 और KNO2 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लोग, अगर मैं AgNO2 बनाऊं, AgON डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर मैं KNO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे K प्लस NO2 माइनस, क्या हमारे यहाँ पे NO2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, KN2 माइनस, यहां पे एक बार हमारा क्या बन जाएगा O माइनस, यहां पर जो है मेरे पास NO माइनस, और यहां पर जो इसके पास लोन पेयर है, तो यहां पर ध्यान रखें कि NO2 माइनस के अंदर जो है O पर नेगेटिव चार्ज है और N के पास लोन पेयर है, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा मेरा। और जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा बच्चों यहाँ पे, तो एक बार N एक बार O, तो यहां पर जो है हमारा KNO2 के अंदर जो है यहाँ पे O क्या हो जाएगा, डोनेटिंग साइड हो जाएगा, यहाँ पे N डोनेटिंग साइड हो जाएगा, तो ये पेयर के अंदर भी जो है हमारा, ये पेयर भी जो हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यानी कि हमारा A और C जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्या है हमारा, बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इन तीनों के इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से क्या ऐसा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा एक असर्शन और रीजन का सवाल है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि C2H5OH एंड AgCN बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये बोला जा रहा है कि हमारी ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं C2H5OH की बात करूं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, और यहां पर मैं AgCN की बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हमारा AgCN। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे Ag और C के बीच में, तो ठीक है, यहां पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सही बात है। ठीक है, बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल। क्या हमारा ये दोनों जो है नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं क्या इन ऑल रिएक्शन कंडीशन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो जब ये टूटेगा पानी के अंदर तो यहां पे क्या बनाएगा हमारा, ये एक तरफ कार्बन डोनर है, एक तरफ नाइट्रोजन डोनर है, तो ये तो हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तरह काम कर रहा है। बट AgCN का हम यहां पे ध्यान से देखें, यहां पर तो केवल और केवल क्या है, नाइट्रोजन डोनर है, केवल और केवल क्या है यहाँ पे, N डोनर साइट अवेलेबल है, एक ही साइट अवेलेबल है, ये तो मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तरह काम नहीं करने वाला है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। देख लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यस, बोथ नहीं, ओके, ये बोथ है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये बोथ लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारे इसके लिए, बिल्कुल ही करेक्ट है। 2, 3, 4 हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट इसके आंसर हो जाएंगे भाई। ठीक है,
अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा सवाल है। तो ये रहा हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी से रिलेटेड सवाल हो गए थे हमारे बच्चों। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं, इससे भी सवाल काफी पूछे गए हैं। बात करते हैं यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्शन से हमें क्या बनवाएगा, एल्किल हैलाइड बनवाएगा और फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ए वाले रिएक्शन की। तो हमें HBr और यहां पे ये पेरोक्साइड है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है, एक ये पेरोक्साइड है ना। HBr पेरोक्साइड देखते ही माइंड में हमारे तुरंत आ जाना चाहिए, क्या होता है ये, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो एक आर्ट होता है। ठीक है, भले सब कुछ आता रहे, लेकिन अगर तुम एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हो तो फिर वो नॉलेज जो है ना, थोड़ा सा उसको उस पर काम करने की जरूरत पड़ जाएगी वहां पे। ठीक है ना, तो यहां पर HBr और पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ है, बट यहां पर प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं ये हमें आना चाहिए। तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ बेसिकली पेरोक्साइड और HBr दिया हुआ है, तो यहां से Br रेडिकल जनरेट होता होगा। अगर तुम लोग को याद होगा तो यहां से Br रेडिकल मेरा क्या होगा, जनरेट होगा। ये Br रेडिकल हमारा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर बनने वाला रेडिकल मेरा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो Br रेडिकल को अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तो ये रेडिकल मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दो ही पोर्शन है, एक ये है और एक ये है, तो अगर मैं यहां पे ऐड करूंगा तो मेरे पास 2 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक स्टेबल रेडिकल है, ये क्या मेरा एक स्टेबल रेडिकल है। अब बाद में क्या आता है, मेरा H रेडिकल आएगा और यहां पर जो है मेरा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा ये बन गया। अगर बी की बात करें, बी में तो सिंपली हमें HBr दिया हुआ है, एडिशन ऑफ HX ऑन एन एल्कीन क्या हो जाएगा यहां पे, तो सिंपली हम यहां पे एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ये डबल बॉन्ड इस H को एक्सेप्ट करेगा तो प्लस चार्ज मेरा यहां पे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो ऐसे से सवाल पूछे गए हैं बच्चों यहां पर, तो यहां पे क्या बन गया मेरा, ये Br बन गया। अब बात करते हैं सी वाले रिएक्शन की, बात करते हैं यहां पे, तो यहां पर अगेन हमें डबल बॉन्ड दिया हुआ है, HBr दिया हुआ है। तो यहां पर देखें ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये मेरी क्या है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा दोनों सेम स्टेबिलिटी के बन जाएंगे। तो अगर मैं इस केस में अगर मैं यहां पे बनाऊं, ये मेरा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, दोनों हमारे क्या बनेंगे, सेम स्टेबिलिटी के बनेंगे। तो यहां पर अब जब Br मेरा ऐड आएगा यहां पर, ठीक है ना, जब यहां पे Br ऐड होगा तो ध्यान दें यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो मैं बोलूं A मेरा ये हो गया, B मेरा ये हो गया और C मेरा ये हो गया, तो हमें अब ये मेरा एल्किल हैलाइड बन गया। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि बताना इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये हमारा, यहां पे इसको मैं हटा दूं तो ये क्या है हमारा 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, एक नॉर्मल चेन एल्केन है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर देखें ध्यान से कि यहां पर जो है क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन आ गया 1 2 3 4, Br मेरा सेकंड प्लेस पे आ गया। और यहां बात करेंगे तो 1 2 3, एक तरह देखा जाए तो इनको ब्रांचिंग की जा रही है, की क्या जा रही है, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या होता है, घट जाता है बच्चों। ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ब्रांचिंग को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग मेरी बी के पास है, सी के पास उससे कम है, ए के पास तो ब्रांचिंग नहीं है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा और फिर मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए सी बी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये नहीं होगा मेरे पास, ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा, राइट। तो ए, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, रिएक्शन प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज का काफी बेहतरीन सवाल था हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो डेंसिटी की बात हो रही है, जब भी मैं एल्किल हैलाइड की डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं तो वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज कर दे तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी जो है मेरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे भी होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे भी होती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं हाइड्रोजन्स का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाऊं तो भी मेरी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन्स
अगर मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ाता जाऊं तो मेरी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम ध्यान देखें, ए में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में भी 2 हाइड्रोजन है, बट डी के अंदर यहां पे क्या है, एक Br है, यहां मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा इसका, तो डी वाले का यहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, ए हो जाएगा। तो ये हमारा डेंसिटी का ऑर्डर, काफी इजी सवाल था ये हमारा डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो डी सी बी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। डी सी बी ए, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहां पे हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो इस बार हमें यहां पर जो है मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज का सवाल है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और अभी हमने पीछे जो है बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों के सवाल करके आए हुए हैं, और 2023 में आया हुआ सवाल है। तो यहां पर जो है क्वेश्चंस बदल सकते हैं, बट कंसेप्ट तो वही रहेगा। कंसेप्ट कहां चेंज हो पाएगा, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो पाएगा, कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे, बस सवाल बदल सकते हैं हमारे वहां पर, ठीक है ना। तो दोनों को मिला करके 2023 में एक बड़ा सा सवाल बना दिया गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पूछा गया है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करेगी, कार्बन चेन के इंक्रीज करने से भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है, मतलब ये जो ऑर्डर है वो क्या है हमारा, ट्रू है, राइट बच्चों। अब बात करते हैं डेंसिटी की। अभी हमने देखा है कि अगर एटॉमिक वेट बढ़ाते, उनका एटॉमिक वेट बढ़ाते जाएंगे हम लोग वहां पर, तो डेंसिटी मेरी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। Br Cl एंड I, अगर ध्यान देखें तो यहाँ पे कार्बन भी मेरा इंक्रीज कर गया है, ठीक है ना। तो Br और I, ठीक है ना, यहां पर तो मेरा क्या है, सही है। बट अगर मैं इसमें और इसमें बात करूं, यहां पर इसमें अगर मैं इसमें बात करूं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज्यादा आएगा, इसका मॉलिक्यूलर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर गलत हो जाएगा, फॉल्स ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ये तो अभी हमने देखा सवाल, अभी हमने देखा, पीछे सवाल देखा था हमने वहां पर कि यहां पर क्या हो रहा है मेरा, यहां पर ध्यान देखें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन एटम्स मेरे इंक्रीज कर जाएंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बच्चों, ठीक है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे हम लोग कि यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पे 1 है, यहां पे 2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो है डेंसिटी सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन है और यहां पर तो 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ये तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे ध्यान देखें कि यहां पर जो है हमारा कार्बन नंबर तो सेम है सब में, 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, बट ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी हम पीछे देख करके आए, ऐसे सवाल पूछा गया है, राइट। तो ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कम हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जो कि बिल्कुल सही ऑर्डर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ट्रू ऑर्डर है। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से ट्रू ऑर्डर मिले हैं, ए, और हमें सी, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ई मिल जाएगा। ए सी ई जो है हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो दिख रहा है बी सी डी इनकरेक्ट, ए सी ई कहाँ है, ए सी ई ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज। ओके, हमें डाइक्लोरोबेंजीन है, बेसिकली पीवाईक्यूज क्या है हमारा, जे मेंस का जो पीवाईक्यूज है जे मेंस का जो पीवाईक्यूज है वहां पे क्या है हमारा कि वो जो है एनसीईआरटी डेटाबेस पे भी सवाल ज्यादा पूछता है भाई, ठीक है ना। ये जो सवाल है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, जो सवाल है हमारा एनसीईआरटी में क्या है, गिवन है। सवाल तो क्या ही है, मतलब वहां का डेटा है। ये सवाल जो एक प्योरली डेटाबेस सवाल है हमारे पास। अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पे, अब यहां पर हम देखें कि हमारे पास जो है ये ऑर्थो दिया हुआ है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हमारे पास, ये मेटा पोजीशन पे है हमारा, ये मेरा मेटा पोजीशन पर है, और ये वाला मेरे पास क्या है, पैरा है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि यहाँ पर जो दोनों सीएल है वो सीएल मेरे क्या है, पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। पैरा पोजीशन पर होने से इनके लैटिस की जो पैकिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही सिमेट्रिकल है, इनका लैटिस बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे डेटा वाइज बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मेटा और ऑर्थो की बात करूं तो ऑर्थो का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है हमारा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर
मेटा का क्या हो जाएगा, उससे हमारा कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डर की, तो पैरा का सबसे ज्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, देन हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, फिर देन हमारा क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। पैरा, ऑर्थो और मेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आ रहा है, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है ना। तो पैरा सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, ये और ये पैरा मैक्सिमम है, तो ये ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए हमारे यहाँ पर। ऑर्थो और फिर मेटा, तो ऑर्थो ये रहा, मेटा ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगेन, यहाँ पे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल है हमारे पास। ठीक है, द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड्स विथ नेट जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब हमें दोनों जो पेयर दिए हुए हैं दोनों ही केस में हमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, काफी आसान सवाल है, डाइपोल मोमेंट का सवाल है। यहाँ पर हमें बेंजीन है, हम जानते हैं कि बेंजीन का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हमें कॉमन नेम दिया हुआ है एनिसिडीन, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, एनिसिडीन दिया हुआ है। तो एनिसिडीन कैसा होता है यहाँ पे, एनिसिडीन जो है OCH3, और यहाँ पर बेसिकली हमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये हमारा बेसिकली NH2 ग्रुप लगता है यहाँ पे। तो NH2 ग्रुप मेरा ऑर्थो पे भी लग सकता है, मेटा पे भी लग सकता है और पैरा पर भी लग सकता है। ठीक है ना, तो बेसिकली एनिसिडीन का भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है मेरा, नॉन जीरो होता है, पर बेंजीन का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चाहे वो ऑर्थो पे लगे, चाहे मेटा पे लगे, चाहे पैरा पे लगे, तीनों ही केस में उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला है, वो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसकी बात करूं 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन की मैं बात करूं, यहां पर पैरा पे है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका ये एक ऐसे बनेगा, इसका डाइपोल ऐसे बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे को, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, हमारा जीरो आ जाएगा। बट अगर 1,3 करें तो 1,3 वाला मेरा क्या रहने वाला है, नॉन जीरो रहने वाला है। ठीक है, तो हमें दोनों ही नॉन जीरो चाहिए भाई, दोनों ही हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो। ये वाला कंपाउंड ऐसा है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन DCM और हमारा क्या क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का ही डाइपोल मोमेंट क्या रहता है मेरा, नॉन जीरो रहता है। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल होते हैं हमारे पास ये, इन दोनों का ही डाइपोल मोमेंट मेरा क्या होगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ करके आ रखे हैं डाइपोल मोमेंट को, तो इन दोनों का ही डाइपोल मोमेंट मेरा क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। बात करते हैं सिस ब्यूटेन एंड ट्रांस ब्यूटेन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जानते हैं ट्रांस वाले का जीरो हो जाएगा और सिस वाले का मेरा क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांस वाले का जीरो हो जाएगा और सिस वाले का क्या रहेगा, मेरा नॉन जीरो रहेगा। तो ये भी देख लेंगे यहाँ पर कि एक जीरो आ रहा है और एक हमारा क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये पेयर ऐसा है, इसका दोनों ही डाइपोल मोमेंट क्या है मेरे, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, तो ये हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 से क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका वेटेज जो है हेलोएल्केन्स के अंदर काफी ज्यादा था। ठीक है ना, तो यहां पर जो है कई सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे पास, SN1, SN2, ठीक है, SNI, SNNGP, ये सब मिक्स सवाल होते हैं यहाँ पे। तो उन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं इनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं PYQs के अंदर कि कौन कौन से कंसेप्ट से जो है यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। हम जानते हैं कि SN1 आते ही मेरे दिमाग में कार्बोकेटाइन के बारे में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि SN1 के अंदर क्या बनता है मेरा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है बच्चों। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें एग्जाम में तुरंत आने चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि SN1 याद आते ही हमारा कार्बोकेटाइन, फिर रीअरेंजमेंट, अगर रिएक्शन हो रही होगी तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो SN1 का रेट जो है किस किस पर डिपेंड करता है, हमें यह भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और हमें हर जगह यहां पे Br लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें इसका रेट मेजर करना है, रेट ऑफ SN1, तो हर जगह लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल करके कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां बेटा हम लोग कार्बोकेटाइन बना लेंगे, एक प्लस यहां बन जाएगा, इनको हम अलग से बना लेते हैं, ये मेरा ऐसे हो गया, प्लस ये बन जाएगा हमारा, ये बन गया प्लस, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज मेरा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया कार्बोकेटाइन। याद रखेंगे बच्चों कि SN1 के अंदर जो है हम रीअरेंज कार्बोकेटाइन नहीं, जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, ये एक एराइलिक कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर इसके पास 2 अल्फा H है ना, और यहाँ पर इसके पास क्या है, 5 अल्फा H है। ठीक है, ये 5 अल्फा H है, ये 2 है, रेजोनेंस है। हम जानते हैं कि रेजोनेंस जो है मेरा हाइपर कंजुगेशन पे क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाता है। रेजोनेंस जो है मेरा हाइपर कंजुगेशन पे क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पर जो है बी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी मेरी यहाँ पर, फिर 2 और 5 है
तो ये हमारा C वाला कार्बोकेटायन है, तो BCA ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो जो हमारा रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है, तो हमने यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, SN1 का भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करते हैं SN1 के ऑर्डर की बात करते हैं यहां पे BCA, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसके लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा, काफी आसान सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहां पे, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहां पे, एक पर Cl लगा हुआ है, उसी पर मेरा पीएच भी लगा हुआ है, ठीक है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल और इथेन मेरा बन गया इथेन, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, एक H आ गया, यहां पे क्या आ गया CH3 आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इन टोल्यूइन रेसिमाइजेज, इस क्वेश्चन में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है रेसिमाइजेज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5, तो SbCl5 जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बनते ही मेरे को बात बताएं, यहां पे ये मेरा पीएच है, यहां पे CH3 है, यहां पे H है, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारा यहां पर। और जैसे ही मेरा कार्बोकेटायन बना, हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मेरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और वो रेसिमाइज कर जाता है, क्या कर जाता है हमारा वहां पर, रेसिमाइज कर जाता है। तो रेसिमाइजेशन हो गया हमारा यहां पर, तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो यहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा SbCl5 जब हमारे इससे रिएक्ट कर जाएगा हमारा यहां पर, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। चूंकि रिएक्शन मेरी रेसिमाइज कर रही है, इसीलिए यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन मेरी क्या कर रही है, रेसिमाइज, रेसिमाइज कब करती है, जब कार्बोकेटायन का यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या किया है, कार्बोकेटायन का यहां पर फॉर्मेशन कर लिया है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हम जानते हैं कि SN2 जो रिएक्शन होती है वो मेरी क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, राइट। अब SN2 सिंगल स्टेप होती है तो उसका भी रेट किसी पे डिपेंड करता होगा, उसका रेट जो है मेरा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एल्केलाइड पे डिपेंड करता है, और SN2 में बैकसाइड अटैक होता है। हम ये सब बातें, प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। SN2 में बैकसाइड अटैक होता है, तो जितना हमारा लेस क्राउडेड हमारा कार्बन रहेगा, लेस जो यानी कि जो हमारा CCl है, यानी कि ये वाला कार्बन जो है जितना लेस क्राउडेड रहेगा, लेस क्राउडेड रहेगा, उसका SN2 रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर बल्कीनेस बढ़ने से रेट ऑफ SN2 मेरा क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर बल्कीनेस बढ़ने से रेट ऑफ SN2 मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है यहां पे, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग का सवाल है मेरे पास ये, तो बेसिकली CH3Cl दिया हुआ है, CH3CH2Cl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl एंड CH3 का होल थ्राइस CCl। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पे, ठीक है ना, अगर मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे, तो ये हमारा CH3Cl हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, यहां पे 1 डिग्री आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे जो CH3CH2Cl है ये मेरा 1 डिग्री हो गया, ये मेरा 1 डिग्री हो गया। अब CH3 का होल ट्वाइस CHCl है, तो ये बेसिकली ये बन गया मेरे पास, ठीक है। ये कार्बन मेरा 2 डिग्री हो गया, और यहां पर जो लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये मेरा ये हो गया, ये मेरा 3 डिग्री है। हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर क्राउडिंग मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है, यानी अल्फा जो कार्बन है, अल्फा कार्बन पर एक बार 1 मिथाइल आया, एक बार 2 मिथाइल आ गए, एक बार यहां पर 3 मिथाइल आ गए। तो जैसे जैसे हम स्टेरिक क्राउडिंग को इंक्रीज करते जाएंगे, रेट ऑफ SN2 मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहां पे बल्कीनेस बढ़ाएंगे, बैकसाइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो रेट ऑफ SN2 मेरा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो 3 डिग्री वाला है उसका रेट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, यानी कि CH3 का रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा, देन 2 डिग्री आ जाएगा, देन 3 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफी आसान सवाल पूछा गया है जेईई मेंस 2014 के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। अगेन फिर से रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN2, ये चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं, क्योंकि SN1 SN2 या बोल सकते हैं क्या SN रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जेईई मेंस के PYQ के लिए, ठीक है ना, या जेईई एडवांस में भी पूछा गया सवाल है यहां से, ठीक है ना। वहां भी जब एडवांस सीरीज आएगी तो हम वहां भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 के रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे
तो अगेन हमें एल्केल हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना होता है SN1 के लिए, चुपचाप वहां से लिविंग ग्रुप को हटाएं, कार्बोकैटायन बनाएं और इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ SN1 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ C+, स्टेबिलिटी ऑफ C+। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे लगा दिया हमने प्लस, यहां पे लगा दिया प्लस, यहां पे लगा दिया और हमने प्लस यहां पे लगा दिया। और ध्यान से देखें ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये है OCH3, बीच में ये रिंग आ गई मेरी ये, और यहां पर क्या आ जाएगा CH2+ आ जाएगा, ये हमारा आ गया CH2+ आ गया। तो ध्यान से देखें ये OCH3 ग्रुप जो है यहां पर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। और ये प्लस जो है रिंग में रेजोनेंस से पार्टिसिपेट भी कर सकता है, करेगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या केवल और केवल यहां पर ध्यान से बात करें तो 2 अल्फा H है, यहां पे बात करें तो केवल 5 अल्फा H है, यहां पे और कुछ भी नहीं है। तो जहां रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो डोमिनेट कर जाएगा मेरा। अगर ये डोमिनेट कर जाएगा तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यानी कि 3 वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब 1 और 2 में बात करें तो जिसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3 1 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ SN1 का हो जाएगा, राइट। काफी आसान सवाल पूछा गया है ये हमारा, तो बहुत टफ सवाल नहीं पूछे जाते बच्चों। यहाँ पे 3 1 2 देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, यहाँ पर कि 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारी यहाँ पे। तो ऑब्वियस बात है, ये लो देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और तो किसी में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके। सो बेसिकली अगेन हमें एक सवाल दिया गया है, रिएक्शन दी गई हमें यहाँ पर, बताना ये है कि इसका प्रोडक्ट पी हमारा यहाँ पर क्या बनेगा। पहले हमें दिया हुआ है एक्वस NaOH, क्या दिया हुआ है, एक्वस NaOH। जरा रिएक्टेंट को हम ध्यान से देखें, हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड नहीं है, हमें अल्कोहल या कि हमें बोल सकते हैं क्या, हमें OH ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। या बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल है हमारे पास, क्या है हमारा यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, और यहाँ पे इसके ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर एक्वस NaOH देंगे तो अपने हम सोचेंगे, खुद से सोचेंगे, हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ रखी है, हमने ना जाने कितनी रिएक्शन पढ़ रखी है, एसिड बेस NaR सब कुछ पढ़ रखा है हमने यहाँ पर। हम जानते हैं, एक बात तो हम इतना जान गए हैं कि एसिड बेस जो रिएक्शन होती है पूरे केमिकल रिएक्शन में सबसे फास्ट होती है। अगर हमें किसी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर जो है हमें एसिड बेस दिख रहा है तो इसको हम सबसे पहले करा देंगे। तो और हम जानते हैं अगर कंपाउंड के पास एसिडिक H प्रेजेंट है, यहां पर जो है इस OH में या इस रिएक्टेंट के अंदर जो है मेरे पास एसिडिक H प्रेजेंट है, और यहां पर कोई पॉसिबल रिएक्शन की हमें यहां पर कोई दिख नहीं रहा है। यहां पे एक्वस NaOH है, यहां पे बेस OH माइनस आयन आएगा और यहां से प्रोटॉन को लेकर चला जाएगा, यहां पे फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा अपना, ये फिनॉक्साइड आयन का प्रिपरेशन हो जाएगा, यहां इस पे ऑर्थो पे इसे CH3 ग्रुप लगा रहेगा। अब हमें दिया हुआ है ये मेरा पहला प्रोडक्ट यही बनेगा भाई बच्चों, पहला यही बनने वाला है मेरा, O पे माइनस आने वाला है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी मेरी, AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अब हमें दिया हुआ CH3I, एल्किल हैलाइड दे दिया, ये तो अब हमें मालूम चल गया, एल्किल हैलाइड देते ही हमारे माइंड में आना चाहिए ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब शो करता है, लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं। यहां पर तो बस एक अल्फा पोजीशन पर क्या है, लाइक मिथाइल आयोडाइड है हमारे पास, ये यहां तो एलिमिनेशन का बात ही नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। और हमें एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आराम से इस पर अटैक करेगा और I यहां से बाहर निकल जाएगा, SN2 को ये फॉलो करेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट जो है मेरा SN2 के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्यों, बल्किनेस है ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो है O के पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें यहां पर जो है सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे जब रिएक्शन पढ़ लेते हैं तो काफी कंफ्यूजन सा हो जाता है कि कब कहां कौन से रिएक्शन कैसे कराएं। तो हमें सोचना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट को देख करके पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी कि यहां पर क्या हो सकता है। हमें बेस OH माइनस आयन दिया हुआ है, इस रिएक्टेंट में हम और क्या कर सकते हैं, बेंजीन हमें दिया हुआ है, ठीक है। और अल्कोहल पे जब भी अल्कोहल आए ना हम वहां पे तुरंत उसके एसिडिक प्रोटॉन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, अगर हमें साथ में बेस दिया हुआ है तो, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, तो OCH3 और OCH3 यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1 रिएक्शन। 2019 का सवाल है, ठीक है। अगेन SN1 का सवाल आया तो रेट ऑफ SN1 जो है मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेट ऑफ SN1
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पे क्या करता है मेरा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वही लिविंग ग्रुप को लीव कराएंगे और यहां पे कार्बन बना दिया हमने यहां पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी और डी, बी और ए में। यहां देखिए ये OCH3 जो है यहां पे प्लस m इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, यहां पे ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहां पे सिंपली जो है इस प्लस चार्ज का बेंजीन से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे, इसको जरा ध्यान देंगे, यहां पे ये प्लस चार्ज और ये वाला प्लस चार्ज। ठीक है, यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां पे 3 अल्फा H है, यहां पे 1 अल्फा H है। ठीक है, बट यहां पे दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो बेसिकली अगर मैं SN1 की बात करता हूं तो SN1 जो है केवल और केवल जो है, मतलब अगर पूरी SN1 की बात करते हैं, यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स यहां पे क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। हम बात करते हैं SN1 जो है मेरा सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट लूंगा तो सॉल्वेट करेगा कैटायन को। ठीक है, SN1 जो है मेरा स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे भी डिपेंड करता है हमारा। तो यहां पर बात करेंगे तो अगर मैं इन दोनों बात करूं, ये भी एक डेटाबेस सवाल पूछा गया सवाल था कि अगर मैं SN1 की रेट की बात करूं तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा प्लस आई लग रहे हैं, यहां पे क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लस आई लग रहे हैं। और ये एक डेटाबेस सवाल है कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इससे मेरी क्या होती है, ज्यादा होती है रिएक्टिविटी। रेट ऑफ SN1 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो रेट ऑफ SN1 की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये डेटाबेस सवाल था हमारे पास कि इसका रेट जो है हमारे क्या होता है, सेकंड वाले रेट से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। बट ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑलवेज ज्यादा होने वाले हैं हमारे यहां पर। तो सी के रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन डी हो जाएगा, फिर देन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, बी भी हो जाएगा। जिसने बी ग्रेटर देन ए किया, क्योंकि वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी डी ए बी हमारा क्या क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डेटाबेस हमारा सवाल था जहां हमें पता होना चाहिए कि इसका रेट जो है हमारे बी के रेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगला सवाल, with the following potential energy diagram represent the SN1 reaction। हम जानते हैं कि SN1 के अंदर क्या बनता है मेरा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट। और यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां पर रिएक्टेंट ऑफ बात करते हैं, यहां पर प्रोडक्ट जो मेरा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पे ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी मेरी क्या होगी, कम होगी। यहां पर ग्राउंड से बात करते हैं, यहां पे तो यहां से बात करें तो यहां पे जरा ध्यान देंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, बट हम ध्यान देखेंगे जो पहले रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यहां पर और यहां पर अगर मैं बात करूं तो सब कुछ सही है, बट यहां पर जो है पहले जो है एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है मेरी, बहुत कम है, क्योंकि ये गलत है। ठीक है ना, पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मेरी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये तो हमारा इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। यहाँ पे हम जानते हैं कि SN1 के अंदर क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। अगर इंटरमीडिएट बनेगा तो हमें एक डीप कर्व देखने को मिलेगा, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है। सिमिलरली यहाँ पर तो दोनों को ही सेम बना दिया गया है, दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट जो बने हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और सेकंड वाले की एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, हेलो एल्केन्स के पार्ट 1 के लिए कुछ सवाल हो गए। ठीक है, जहां तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन तक देख लिया है, और अब जो है सब्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट जो है हम लोग पार्ट 2 में देख के आएंगे, इसमें हम सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।